नमस्कार साथियों, मैं पंकज कमल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक भारतीय जन जागरूकता पार्टी BJJP भाजपा। जी हाँ साथियों, आज मैं आप सभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ साथियों, आज की जो राजनीति का जो स्तर है उसे देखकर बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। ये क्या हो रहा है देश में? क्या ऐसे हमारे देश का डेवलपमेंट होगा? क्या ऐसे हमारा देश डेवलप करेगा? हमारा देश डेवलप कैसे करेगा? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं साथियों। हमने हमारी पार्टी देश को डेवलप करने के लिए, देश को सही और योग्य उम्मीदवार देने के लिए बनाया है। देश में एक नई राजनीति की स्थापना करने के लिए बनाया है। राजनीति के दौर में एक नया परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब राजनीति एक नया परिवर्तन मांग रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश का डेवलपमेंट हो, पर हो कैसे? अगर आप सभी हमसे हमारे विचार से सहमत हों तो आप ज़रूर हमारे विचार को समर्थन करें और हमारा साथ दें। साथियों, देश के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान है देश के लीडर्स का। चूंकि देश का डेवलपमेंट करने के लिए हम उन्हें चुन कर भेजते हैं कि आप जाकर हमारे एरिया का डेवलपमेंट करें। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, या आप हमारे बहुत करीबी हैं, या आप हमारी जो चिंताएं हैं या हमारी जो मुद्दे हैं उसे आप भली भांति समझ सकते हैं, जानते हैं। तो आप वहाँ पर जाएं, विधानसभा में जाएं या लोकसभा में जाएं और वहाँ जाकर के हमारे बातों को रखें। हमारे जो क्षेत्र है, हमारी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको आप रखें और उनका निदान करें। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने फंड से निदान कर रहे हैं या आप अपने घर से पैसा लगा रहे हैं। आपको जो पैसा लगाने के लिए दिया जा रहा है, हमारे डेवलपमेंट, हमारे एरिया के डेवलपमेंट करने के लिए दिया जा रहा है, वो पैसा हमारे टैक्स का पैसा है। वो पैसा हम लोग बूंद बूंद से जमा करते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा मिला करके हम लोग करोड़ों अरबों रुपए जमा करते हैं। कैसे? अब आप समझिए। आप साबुन लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, ब्रश लेते हैं, खाने के सामान लेते हैं, नमक लेते हैं, तेल लेते हैं, या आजकल तो आटा हो गया, जो भी पैकेट वाला सामान जो आप पैकेट में यूज़ करते हैं, खुला सामान नहीं, पैकेट का जो सामान आप लेते हैं, हर एक सामान में, यहाँ तक कि छोटा से छोटा, आप यहाँ तक जो आप चॉकलेट खाते हैं ना, उसमें भी GST होता है। तो आप समझिए, इतना छोटा से छोटा सामान में बिल्कुल छोटे स्तर पे हम लोग टैक्स पेड करते हैं। सोने से लेके और जगने से लेकर के रात को सोने तक दिन भर हम लोग टैक्स पेड करते हैं। उसके बाद फिर रोड पे चलते हैं, रोड टैक्स देते हैं। टोल टैक्स के रूप में हम लोग रोड का टैक्स पेड करते हैं। हम लोग गाड़ी जब खरीदते हैं, बाइक खरीदो, स्कूटी खरीदो, या कोई भी व्हीकल खरीदें, आप कार खरीदें, बड़े से बड़ा कार खरीदें, हर किसी में हम लोग टैक्स पेड करते हैं। अब आप समझिए, अरबों लोग हैं, 140 करोड़ की संख्या है। पर डे लोग उसमें टैक्स पेड कर रहे हैं। वो पैसा हमारा है जो सरकार के पास जमा है,
इसीलिए सरकार को चुनने का अधिकार हमें होता है। हम लोग सरकार चुनते हैं। हम लोग अपने विधानसभा या अपने लोकसभा से व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारा सांसद होता है, हमारा विधायक होता है, और वो फिर उन्हें चुनते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है। तो साथियों, समस्या कहाँ है? हम लोग प्रतिनिधि को चुनकर उन्हें प्रत्याशी को चुनकर उन्हें हम लोकसभा और राज्यसभा भेजते हैं, विधानसभा भेजते हैं। उसके बावजूद हमारा जो क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट नहीं होता। क्यों? हर विधायक को हर साल 5 करोड़ रुपया दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए, ताकि आप अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करें। पर क्या वो होता है? क्या आपने कभी भी देखा है कि आपके विधायक के मद से आपका कोई रोड बना हो, आपका कोई नाली बना हो, आपके एरिया में स्कूल्स में काम किया गया हो, शिक्षा पर कोई काम किया गया हो, हॉस्पिटल में कोई काम किया गया हो, या कोई ऐसी सुविधाएं जो सरकार द्वारा की जानी चाहिए? क्या वो विधायक मद से या सांसद मद से आपके क्षेत्र में किसी तरह का कार्य किया गया? अगर हाँ, तो वो सांसद और वो विधायक बहुत जेन्युइन तौर पर काम कर रहे हैं, और नहीं तो उन पैसों का बंदर बांट किया जा रहा है और आपके जो सांसद और विधायक हैं उनकी शेयर्स उससे निकाली जा रही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिना काम किए हुए पैसा निकल रहा है। पैसा के लिए क्या होता है, आपको अलॉटमेंट भी कर दिया गया, आपके पेपर में ही सब कुछ काम दिखा दिया गया, और उसके बाद पैसा निकाल भी लिया जाता है, और लोगों को वहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के फिज़िकल जो आपका फाइल मेंटेनेंस है, रजिस्टर्ड मेंटेन है, उसमें वो काम कर दिया जाता है, पर ज़मीन स्तर पर वो काम नहीं हुआ होता। तो आप सोचें, क्या इस तरह से हमारे देश का डेवलपमेंट होगा? कभी नहीं हो सकता। हम लोग हमेशा तना में दवा डालने की कोशिश करते हैं साथियों, समस्या की जड़ में कभी भी दवा डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है, लोग इलेक्शन के टाइम में 1000-2000 रुपए लोगों को बांट देते हैं और वोट खरीद लेते हैं। आपका ये 500 और 1000 रुपए जो है ना, 2000 रुपए या 1500-2000 जो भी मिलता है आपको उस वक्त, ये चंद क्षणिक 2 से 3 दिन का खर्च है आपका, और उसकी वजह से पूरा 5 साल आपसे पैसे लिए जाते हैं। आपका जो पैसा, अगर आप समझिए कि अगर ये चेक डैम के लिए फंड आया, आप चेक डैम बनेगा तो वहाँ पर कितने लोगों को काम मिलेगा, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। वहाँ कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के हर एक व्यक्ति जो उसमें काम करेगा उनको फ़ायदा होगा, और दूसरा जब वो चेक डैम बनेगा तो उससे कितने किसानों को फ़ायदा होगा उस पानी से। वो कितना किसान वहाँ पर काम कर पाएंगे, उससे लाभ ले पाएंगे उस योजना से। पर जब वो होगा ही नहीं तो किसको फ़ायदा होगा? सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ के विधायक को, वहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, और जो उससे रिलेटेड जितने पदाधिकारी हैं वो सभी के उसमें हिस्से होते हैं। सभी लोग अपना हिस्सा निकालते हैं इससे। तो क्या इसके लिए सरकारी उनको वेतन दिया जाता है? क्या, क्यों किया जाता है ये सब? क्यों वो काम नहीं करते? क्योंकि वो आपको खरीद चुके होते हैं। आप बोलने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आप पैसा लेकर वोट दिए हो। तब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमें पैसा लेकर किसी को वोट नहीं देना। अगर कोई काम का व्यक्ति है, अगर वो सही व्यक्ति है, जेन्युइन व्यक्ति है, तो आप वोट दो, और नहीं तो नोटा में वोट मारो। आप नोटा में वोट दे दो, लेकिन व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल मत दो जो कि आपके पैसे का दोहन करने वाला है। तो साथियों,
इस बात को बहुत बारीकी से समझिए। हमें लीडर कैसा चाहिए, उसका योग्यता का पैमाना क्या होना चाहिए। आपका विधानसभा प्रत्याशी या लोकसभा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। उन्हें कम से कम 3 लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, जो कि आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज एक हो, एक हिंदी लैंग्वेज जो पूरे हिंदुस्तान में बोला जाता है, और तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाता है। ये 3 लैंग्वेज पे अगर पकड़ है तो आप अगर गांव में जाते हैं, किसी की समस्या सुननी हो, गांव का व्यक्ति है, उसे हिंदी या इंग्लिश नहीं आता है, तो वो अपनी भाषा में बोलता है, क्षेत्रीय भाषा में बोलता है। तो उस क्षेत्रीय भाषा का अगर मुझे ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मैं कैसे उस भाषा को समझ पाऊंगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो ये कनेक्टिविटी के लिए ये तीनों लैंग्वेज ज़रूरी है। पढ़ा लिखा लोग हिंदी बोलेगा, और जो बिल्कुल समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे इंग्लिश में, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही आपसे बात करते हैं। या इंग्लिश आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं या बहुत सारे MOUs हैं जो इंग्लिश में बनाए जाते हैं। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं कैसे वो समझ पाऊंगा कि इसमें क्या लिखा गया है और किस बिहाफ में मैं उसे साइन करूंगा। मान लिया हमने साइन कर दिया और उसमें कुछ ऐसा लिखा गया हो जिससे देश की क्षति हो जाए, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो इसलिए ये 3 लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। एक क्षेत्रीय, जो भी विधायक हो या लोकसभा प्रत्याशी हो या विधानसभा प्रत्याशी हो, इन्हें इतना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम तो आप जितने पढ़े लिखे हैं उतना बेहतर है। मिनिमम कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, और वो अगर पॉलिटिकल साइंस से हो तो बेस्ट है, वरना इकोनॉमिक्स से हो वो भी बेहतर है। तो एक पढ़ा लिखा होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपको समझिए, एक विधायक और एक सांसद, इन्हें डील करनी होती है, इन्हें बात करनी होती है एक IAS ऑफिसर से, IPS ऑफिसर से, और इस तरह के जो बड़े पदाधिकारी हैं जो कि अपनी पूरी ताकत लगा करके, दिन रात मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, तब ये एग्ज़ामिनेशन पास करके, इंटरव्यू फेस कर, तब ये IAS और IPS बनते हैं दोस्तों। इनकी एक डिग्निटी होती है, और हमें इनसे जब वार्तालाप करनी है, और अगर हमें ये जो भाषाएं हैं या उनसे बात करने का जो तरीका है, शैली है, ये हमें नहीं पता हो, तो हम कैसे बात करेंगे। या तो हम उनसे डरेंगे बात करने में, या तो फिर हम वही उल्हड़ टाइप की लैंग्वेज पे बात करेंगे, और उससे क्या होता है, उनके मन को ठेस पहुंचता है। हम उन्हें गाली गलौज कर देते हैं, हम उन्हें बिल्कुल कुत्ते की तरह डांट देते हैं कभी कभी। ये जो तरीका है ये सही नहीं है। एक अधिकारी, अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप उन्हें जो टास्क दे रहे हैं, जो कार्य दे रहे हैं, आपके साथ मिल करके जो कार्य किया जा सकता है, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं, ये तभी समन्वय बन पाएगा आप दोनों में जब आप दोनों की भाषा मिलती हो, आप दोनों एक दूसरे को सही तरीके से रिस्पेक्ट देकर बात कर सकें, अपनी बातों को रख सकें। तभी तो एक दूसरे के बीच में एक जो अंदर का जो लगाव है वो बन पाएगा, तभी तो डेवलपमेंट हो पाएगा। हमारे विधायक या लोग सांसद, इनका विज़न क्या है, ये अपने एरिया को कैसे डेवलप होते देखना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या चाहिए, वो क्या देख पा रहा है कि हमारा विधानसभा क्षेत्र कैसा होना चाहिए, किस लेवल पे डेवलप होना चाहिए, उसमें रोड कैसे होने चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, प्राइमेसेस कैसे होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए, कहाँ पर डाइवर्सन होना चाहिए, कहाँ पर आपके जो रोड्स, देखिए बहुत सारे ऐसे पुराने रोड्स हैं जहाँ पे मार्केट से लेकर के लाइन गुजरती है और बहुत भीड़ हो जाती है, जाम लग जाता है,
उसका निवारण कैसे होगा, उसका बाईपास कैसे बनेगा, लोगों को कैसे हम सुविधा पहुंचा पाएंगे, हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े अपने इलाज कराने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका जो गांव है वो कैसे डेवलप दिखेगा, कैसे वहाँ पर रोज़गार हम ला सकेंगे, लोगों के लिए कैसे हम रोज़गार उत्पादन कर सकेंगे ताकि लोग वहाँ पर कमाएं, इनकम करें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उन्हें पैसों की तंगी ना हो। ये सारी चीज़ें उन्हें सोचने के लिए मजबूर होना होगा, उन्हें सोचना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है जो लोकसभा या विधानसभा के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, तभी ये जो आने वाला समय है वो ठीक हो पाएगा। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दंगे फसाद इन सब से दूर रहना होगा। आप बात को समझें, इन सब से आपको दूर रहना होगा और बिल्कुल आपको अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। साथियों, डेवलप तभी होगा जब आप चाहेंगे, और अगर आप ऐसे ही हिंदू, मुस्लिम और सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक है, हम हिंदू हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम हिंदू हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, हम महाभारत पढ़ते हैं, हम हमेशा सारी चीज़ों को देखते हैं, हम रामायण, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हम हिंदू नहीं हैं? हम हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी हम हिंदू होंगे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर चीज़ें हैं, अनुकूल है तो सब कुछ किया जा सकता है, परंतु हमारा सबसे पहला उद्देश्य है देश को डेवलप करना, और ये तभी होगा जब आप और हम चाहेंगे। तो साथियों, भारतीय जन जागरूकता पार्टी आपको ऐसे उम्मीदवार देंगे जो कि हर तरह से परिपक्व होंगे और उनके दिलो जहान में सिर्फ देश को डेवलप करने की क्षमता होगी, आशा होगी और एक विजन होगा ताकि वो अपने क्षेत्र को डेवलप कर सकें। तो इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय जन जागरूकता पार्टी ज्वाइन करें और देश को डेवलप होते हुए देखें। अब आता है कि लोगों को रोज़गार हम कैसे दे सकते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है दोस्तों, जो कि हमारा अहम उद्देश्य है, गांव-गांव तक लोगों को रोज़गार पहुंचाना। और ये तभी संभव है जब आप हमारा साथ देंगे। हमें रोज़गार पहुंचाने के लिए, देखिए, हम कोई सरकार नहीं है और ना ही हम लोग सरकारी तंत्र हैं। हाँ, हम आपको रोज़गार देंगे, आपको रोज़गार से जोड़ना हमारा प्राथमिकता है। आपको जिस भी तरह का रोज़गार चाहिए, चाहे आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं या कोई आप बिज़नेस करना चाहते हैं, किसी भी तरह का बिज़नेस करना चाहते हैं, हम उसके लिए आपका साथ देंगे। दूसरा, हम लोग बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव तक लोगों को लेकर आना, गांव-गांव तक कंपनीज़ को लाना। एक्चुअली क्या है, हमारा टारगेट है कि जहाँ भी पूरे देश में जहाँ भी लोगों के पास ज़मीनें उपलब्ध हैं जो लीज पर देना चाहते हैं या बार्टर सिस्टम पे, शेयरिंग बेसिस पे फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं, अपना लाइफ, अपना करियर सेटल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ें,
हमारे पास अपनी ज़मीन की जो व्याख्या है वो रजिस्टर्ड कराएं। ज़मीन कैसा है, वो किस नेचर का है, कितना है, ये हमारे साथ रजिस्टर्ड कराएं। और वो किस तरह से उसमें डील चाहते हैं, वो सेल करना चाहते हैं या वो उस पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं बाटर सिस्टम पे, शेयरिंग बेसिस पे, या वो लगाना चाहते हैं लीज देकर कि आप लीज पे ले लीजिए और हमें लीज दीजिए और हमें कुछ नौकरी दे दीजिए उसमें। तो इस तरह से तीनों प्रावधान पर हम लोग ज़मीनों का आपके साथ, आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और हम लोग इसके अनुकूल वहाँ पर कई इंडस्ट्रीज़ हैं, कई ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हम लोग वहाँ पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारी बहुत सारी कंपनियों से बात चल रही है और जैसे जैसे अभी तो हमारे साथ जैसे MCL मीरा क्लीनफील्ड लिमिटेड जुड़ी हुई है और ये पूरे देश में हम लोग इसमें फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कई जगह पे हम लोग सफल हो चुके हैं और आगे भी हम लोग बढ़ रहे हैं, जो लगातार हम लोग लगाने के ऊपर लगे हुए हैं। जिसमें कि आप समझिए एक इंडस्ट्री लगना, मान लिया एक बायोकोल, बायोगैस और CNG गैस की फैक्ट्री लगती है जो 60 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। तो एक ब्लॉक में 60 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगता है, बायोगैस, CNG गैस और बायोकोल का। सबसे पहले बायोकोल का प्रोजेक्ट लगता है 10 करोड़ का और इसके बाद 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लगता है बायोगैस और CNG गैस का। तो इसमें क्या है कि आप जैसे ही चीज़ें लगती हैं, आपको इसके लिए कच्चा माल चाहिए नेपियर ग्रास के रूप में, और नेपियर ग्रास किसान देंगे। तो आप समझिए किसान इसका उत्पादन करेंगे और उत्पादन करने का मतलब है कि 1 एकड़ में एक साल में मिनिमम 400 टन का उत्पादन करेंगे, 300-400 टन का उत्पादन करेंगे। अभी आप समझिए कि 1 एकड़ ज़मीन में किसान आज के समय में 50,000 से लाख रुपए तक कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अपना जो इन्वेस्टमेंट करता है, पूंजी लगाता है, वो तक निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप, जो आपके पास बंजर भूमि है, जो आपके पास खाली ज़मीन पड़ी हुई है, उन ज़मीनों में आप कुछ मात्रा में, मेरा ये कहना है कि आप खाने पीने की खेती आप नहीं छोड़ सकते, उसको आपको आगे बढ़ाना है, कैरी ऑन करना है। और जो ज़मीनें आप ऐसे ही पड़े रहते हैं, आपकी ज़मीनें, बहुत लोग होते हैं कि 2 एकड़ ज़मीन है पर 1 एकड़ में खेती करते हैं, 1 एकड़ ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उस 1 एकड़ में आप नेपियर ग्रास की खेती करेंगे और साल में कम से कम 3 से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख आप इनकम करेंगे। आपका नेपियर ग्रास कंपनी वहाँ से परचेज करेगी और कंपनी उससे बायोकोल, बायोगैस और CNG गैस बनाएगी। और इसके साथ आपको क्या बेनिफिट है, जो आप नेपियर ग्रास की खेती करेंगे, उन किसानों को, जो रजिस्टर्ड किसान हैं हमारे साथ, जो रजिस्टर्ड होंगे हमारे साथ, वो किसान, उन्हें बायोकोल, बायोगैस और CNG गैस में सभी में 20% का डिस्काउंट मिलेगा पूरे लाइफ टाइम। आप जब भी ये चीज़ प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, पूरे लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। दूसरा, आप इनकम कर रहे हैं, 15,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे, 15,000 किसान रोज़गार पाएंगे। ये छोटी बात नहीं है एक ब्लॉक से। तो हमारा उद्देश्य है हर ब्लॉक, हर गांव में किसानों की आय को बढ़ाना। इससे आपका आय दुगुना नहीं 3 गुना हो जाएगा। अगर आपके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन है तो आप समझिए कि साल का आपका इनकम क्या होगा। अगर आप पूरी तरह से दिन रात इस पे मेहनत करते हैं तो इनकम आपका यही 1 एकड़ में कम से कम 6-7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक जाएगा। तो आप समझिए 5-6 एकड़ आपका है तो कितना होगा। तो साथियों, ये आपको अपने पैरों पे खड़ा करेगा, आपको मजबूत बनाएगा। ये हमारा उद्देश्य है। इसके साथ आपको कपड़े की सिलाई, आपको गौ पालन, आपको कई तरह की और भी योजनाएं हैं इसमें, जिसके माध्यम से आपको रोज़गार दिया जाएगा। आर्ट एंड क्राफ्ट जो काम करते हैं उनको भी रोज़गार दिया जाएगा। तो आप समझिए हमारे साथ जुड़कर आप कितना रोज़गार पा सकते हैं। हर एक ब्लॉक में
तो आप पूरे देश में आप समझिए हर जगह पे इसका काम है। और ये ऐसा है, कोयले का उत्पादन जितना भी हो, हमें ज़मीन, इसमें किसी की ज़मीन नहीं छीननी, हमें किसी को बेघर नहीं करना, किसी के ऊपर गोली चलाने की आवश्यकता नहीं। हम आपको समृद्ध बना रहे हैं और आपसे हम भी समृद्ध हो रहे हैं और पूरा देश समृद्ध हो रहा है। तो साथियों, क्या आप नहीं चाहेंगे कि पूरा देश समृद्ध हो? तो इस तरीके से हर छोटे बड़े उद्योग को लगाकर हम लोग पूरे देश में उद्योग को बढ़ावा देंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके और हमारा देश तरक्की करे। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगा, और जब विदेशी मुद्रा आएगा तभी हमारा जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है साथियों। और ईंधन एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। 9 लाख करोड़ हर साल ईंधन के लिए फॉरेन कंट्री से परचेज किया जाता है। 9 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा रकम है साथियों। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ईंधन एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, और इसकी आपूर्ति करना भी इतना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके प्लांट्स होने चाहिए, चूँकि ये बायो कोल है। इसके लिए हमें ज़मीन की खुदाई नहीं करनी जिससे कि पर्यावरण दूषित हो। जब हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो प्रकृति नष्ट करते हैं। प्रकृति जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम नष्ट करते हैं, उसके गर्भ से कोयला निकालते हैं। ये प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक है साथियों। और इसके बाद जो हम इसका यूज़ करते हैं, चाहे वो चाहे वो आपका बिजली के उत्पादन के लिए हम यूज़ करते हैं या लौह उत्पादन के लिए यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे कारखानों में, फैक्ट्रियों में जब हम इसे यूज़ करते हैं तो आप देखते होंगे बहुत धुआं निकलता है। ये धुआं दोस्तों पॉल्यूशन बढ़ाता है और ओजोन परत को कमज़ोर करता है। तो ये 2 तरह से, एक तो पॉल्यूशन बढ़ाता है, दूसरा पृथ्वी को नष्ट करता है। ये दोनों तरह से हानिकारक है साथियों। लेकिन चूंकि आज हमारी मजबूरी है कि अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो आज जो हम बिजली देख रहे हैं, बिजली का उत्पादन, लोहे का उत्पादन, जितना हमारे पास लोहा आ रहा है या जितनी तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं, सब इन्हीं से चल रही हैं साथियों। और अगर ये नहीं होता है, इसका उत्पादन नहीं होता है, तो फिर हमारा डेवलपमेंट टूट जाएगा, बाधित हो जाएगा। इसलिए ये हमारी मजबूरी है और इसी की वजह से आज हमें ये सब करना पड़ रहा है। पर अब हमारे पास ऑप्शन आ चुका है बायो कोल का, बायोगैस का और सीएनजी गैस का। ये 3 ऑप्शन अभी हमारे पास हैं साथियों। और ये धीरे धीरे जैसे ही ये पूरे देश में लग जाएगा तो इसका उत्पादन इतना होने लगेगा कि इसका हम लोग रिप्लेसमेंट के रूप में इसे यूज़ करेंगे, इस कोयले की जगह पे इस कोयले को। और जब हम इसे यूज़ करेंगे तो ना ही आपका पॉल्यूशन होगा, इसमें धुआं नहीं है दोस्तों, तो इसमें पॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें जो गैस, जो धुआं निकलता है जिससे कि हमें नुकसान होता है, हमें क्षति पहुंचती है, ये आपको इसमें नहीं मिलेगा। दूसरा, इसका जो हीट है वो उसके अनुपात में उससे ज़्यादा ही है, उससे कम नहीं है। तो हीट में भी जो इसका जो इसकी बर्निंग क्षमता है वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो आप समझिए कि ये कहीं से भी आपको नुकसान नहीं देगा, हर जगह से फ़ायदा होगा। दूसरा, हमें किसी का ज़मीन छीनने की आवश्यकता नहीं हो रही। किसान खुद अपनी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं और कच्चे माल के रूप में हमें दे रहे हैं, तो वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें हर किसी को लाभ मिलना है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो इसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो हमारे जो लोकल पार्टनर के रूप में जो हमारा जुड़ता है वहाँ पे जो हमारे MPO, MCL प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ जुड़ती है कंपनीज, तो ये सब हमारी पार्टनर जो होते हैं, हर कोई इसमें पैसा कमाता है, हर कोई इसमें समृद्ध होता है। और ये जब फॉरेन ट्रेड होगा तो फॉरेन कंट्रीज से भी जो डॉलर्स के रूप में आपके पास इनकम इंडिया में आएगा, तो ये देश भी मजबूत होगा। तो इस तरीके से ये पूरा
एक बहुत अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया है जो ये चल रहा है साथियों। आज के समय में 16 प्लांट्स इसकी रनिंग में हैं, चल रहे हैं, और अभी 100 प्लांट्स की तैयारी है जो कंटिन्यूटी में है, अभी प्रोसेस में है। और ये बहुत जल्द, मुझे लगता है कि अप्रैल तक ये 100 प्लांट्स ऑन एयर हो जाएंगे, या हो सकता है कि इधर भी 20-50 इधर रेगुलर, मतलब अभी ऑन एयर में होते चले जा रहे हैं। तो आप समझिए साथियों, इस तरीके से हम लोग अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले हैं, इस तरीके से हम लोग लोगों को रोज़गार देने वाले हैं। और यही नहीं, ये तो हमारा रोज़गार का एक पैटर्न हो गया। इस पैटर्न पे हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। सिर्फ MCL ही नहीं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिससे हमारी बातें चल रही हैं। हम लोग किसी भी तरह का इंडस्ट्रीज़, आपके पास ज़मीन होना चाहिए, वहाँ लोकल सपोर्ट होना चाहिए, जो हमारी पार्टी के माध्यम से हम लोग करेंगे, लोगों को देंगे, और कंपनीज़ को हम लोग इन्वाइट करेंगे कि आप आइए और यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री लगाएं और लोगों को रोज़गार दें। हमारा एक ही मकसद है, लोगों को रोज़गार देना। तो और रोज़गार देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोज़गार देना और पॉल्यूशन और ये सब चीज़ों का ध्यान न रखना, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए लोगों को रोज़गार देना। तो ये हमारा प्लान है साथियों। दूसरा है, अभी किसी भी पार्टी ने ऐसा किया नहीं है। जैसे हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो जाती है और हमारा वेबसाइट लॉन्च हो जाता है, तो हम लोग उसमें एक सहायता कोष रखने वाले हैं साथियों। जो भी मेंबर्स, जो हमारी पार्टी के मेंबर्स होंगे, रजिस्टर्ड मेंबर्स, उनके यहाँ किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, उनकी बेटी की शादी करानी हो या उनके घर में किसी की मौत हो जाती है, फ़िलहाल पहले हम लोग ये 2 सब्जेक्ट से आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग बहुत तरह का एजुकेशन से लेकर के बहुत तरह की जो नीतियाँ हैं वो हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। पर पहला, किसी के यहाँ मौत हो जाना और बेटी की शादी, ये 2 चीज़ों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। स्टार्टअप, इनमें से अगर किसी के यहाँ डेथ हो जाता है तो उसमें ऐसे पीरियड में उन्हें लोगों की सहारे की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, और आप लोगों की भी ज़रूरत होती है जो उनको सहायता करें। तो हमारी पार्टी उन्हें श्रमदान देगी, जो हमारे साथ हमारी जो टीम होगी वो उनके साथ खड़ी रहेगी, बिल्कुल ब्रह्मभोज होने तक, जब तक कि उनका पूरा एक जो इसका कार्यक्रम है वो समाप्त ना हो जाए। और दूसरा, जैसे ही वो हमारे पास सहायता राशि के लिए आवेदन करेंगे, आवेदन फॉर्म होगा, उसमें आवेदन फॉर्म जब वो भरेंगे तो उनका जैसे ही वो कार्ड नंबर अपना डालेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिक उनका पूरा जो डाटा है वो उसमें आ जाएगा, और वो अपनी समस्या बताएंगे कि हमारे यहाँ फादर की डेथ हो गई है, या बच्चे की डेथ हो गई है, कुछ भी जो उसके यहाँ डेथ हुई है, या अपनी बेटी की शादी करानी है, जो भी है वो अपना आवेदन करेंगे। ये आवेदन साथियों प्रखंड अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा, व्हाट्सएप में भी और ईमेल आईडी में भी, ताकि वो किसी भी तरह से चूक ना हो सके। जैसे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होगा सबको होगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा प्रखंड अध्यक्ष होगा उसमें वो कभी भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि तुरंत वो उसको पता है कि जिलाध्यक्ष को भी गया है। अगर आप नहीं करेंगे तो जिलाध्यक्ष ऊपर से आपकी जवाबदेही लेंगे। तो ऐसे पीरियड में उन्हें क्या करना है, इसको सिर्फ ये कंफर्म करना है कि ये जेन्युइन केस है या फेक केस है। तो इस रूप में जब वो जाएंगे वहाँ पर, उसका वीडियो बनाएंगे, वीडियो बाइट से उसका कंप्लीट ये लेंगे आवेदन लेंगे वीडियो बाइट से, ताकि ये जेन्युइन केस है, ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ आप ये हैं, आप ये हैं, आपने ये आवेदन किया है और इस तरीके से आपने हमारी पार्टी को अप्रोच किया है। बोलेगा जी हाँ मैं ये हूँ, ऐसा हूँ और मेरे यहाँ ऐसा घटना हुआ है, इसके लिए मैंने आपसे सहयोग राशि के रूप में या सहयोग की उम्मीद की है, आशा किया है। तो कितना करने से आपका कंप्लीट हो जाता है, आपका काम हो जाएगा, और हम लोग आपके साथ पूरा बिल्कुल समाप्त होने तक आपके साथ रहेंगे, आपके साथ ही हैं, बिल्कुल आप हमारे घर परिवार के मेंबर हैं। तो इस तरीके से जब वो बाइट्स अपलोड करेंगे हम लोग, उस आवेदन के आलोक में जब उसे अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका लिंक सभी को शेयर हो जाएगा, सबके पास चला जाएगा, वही चारों के पास फिर से फॉरवर्ड हो जाएगा।
अब इसमें जो सहायता राशि अप्रूव्ड करनी है वो नीचे से आवेदन जाएगा सहायता राशि अप्रूव करने का, और ऊपर से जब हम सहायता, मान लिया अगर सहायता राशि कोष में हमारे पास कोष में फंड नहीं है, तो हमारे जितने मेंबर्स हैं उन सभी को एक लिंक जाएगा, मैसेज जाएगा, और वो सभी उसमें से 1 से 10 रुपये, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 10 रुपये ही अलॉट रहेगा। 1 से 10 रुपये के बीच में आपको सहायता राशि उसमें डालनी है, फ़ोन पे या जी पे या गूगल पे जिससे भी डालना है उसमें फॉरवर्ड करनी है, और उसके बाद वो सहायता राशि वहाँ पे कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद अप्रूव्ड किया जाएगा, और अप्रूव्ड करके फिर से नीचे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो आप समझिए इससे कितना आसानी से उसकी मदद की जा सकेगी। जब उस इंसान को फिर से वो जा कर के मदद करेंगे, उसका बाइट्स लेंगे, और वो चीज़ों को जब आप अपलोड करेंगे तो ये क्लियर हो जाता है कि इसने आवेदन दिया, यहाँ पे ये वेरीफाइड हुआ और ये उनकी मदद हो गई, तो ये क्लियर हो गया ये सब्जेक्ट। और ऐसे ही करके पूरे देश में जहाँ भी लोगों को, हमारी पार्टी से जुड़े हुए मेंबर्स को ये बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उनको हम लोग इस तरीके से मदद करेंगे ताकि हर एक इंसान समृद्ध हो सके, लोगों को ये नहीं महसूस हो कि हम अलग हैं। आप हमारा परिवार हैं। एक परिवार का एक सदस्य अगर उसमें प्रॉब्लम में है तो पूरा परिवार उसे मिलकर के सहयोग करेगा। इस भावना से हमारी पार्टी काम कर रही है साथियों। तो आप भी हमारी पार्टी से जुड़ें और हमारे परिवार का सदस्य बने, ताकि कल को कभी भी आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटती है तो हमारी पार्टी आपको इस तरीके से सपोर्ट करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जन जागरूकता पार्टी।